दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। हेलो एल्केन हेलो एरिन लेसन के 12वें एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन के भौतिक गुण। भौतिक गुणों का क्या मतलब है कि भौतिक गुणों में हम पढ़ते हैं रंग के बारे में, गंध के बारे में, अवस्था के बारे में, क्वथनांक, घनत्व, गलनांक और विलेयता के बारे में। इट मींस आज की क्लास में हम हेलो एल्केन हेलो एरिन के इन 7 बिंदुओं की चर्चा करने वाले हैं और आज की क्लास का जो गोल्डन पॉइंट रहने वाला है वो है एनसीईआरटी बुक का पाठ्यनीति प्रश्न 10.6 और दूसरा अभ्यास प्रश्न 10.18। तो आज की क्लास अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। शुरू कर रहे हैं पहले हेलो एल्केन के रंग के बारे में, हेलो एल्केनों के रंग के बारे में। देखिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो रंग की बात हम कर रहे हैं, पहला पॉइंट कर रहे हैं, देखिए क्या होता है कि जो RX होते हैं वो शुद्ध अवस्था में, जब इनकी अवस्था शुद्ध होती है तो ये रंगहीन होते हैं, मतलब इनका कोई भी रंग नहीं होता। लेकिन दो हैं, एक तो RBr और एक RI, ठीक है, मतलब एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। प्रकाश की उपस्थिति में इनमें रंग आ जाता है और ये रंगीन हो जाते हैं। क्योंकि बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको आपके साथ प्रॉमिस किया है कि लेसन जो है मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, हर एक लाइन जो एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है तो हर एक बताऊंगा। लेकिन क्या है कि इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, ठीक है, किसी भी बोर्ड में ये लाइनें लिखी हुई हैं इसलिए मैं जो है इन पर चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये रंग की दो ही लाइनें हैं, रंग हो गया खत्म कि शुद्ध अवस्था में रंगहीन, RBr और RI जो है प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं। दूसरा जो है वो गंध के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो हेलो एल्केन वाष्पशील होते हैं, मतलब जो आसानी से वाष्प में बदलते हैं, वो सुगंधमय होते हैं, मतलब उनमें से सुगंध आती है, अच्छी खुशबू आती है। किन में? वे हेलो एल्केन जो इजीली वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पशील जो हेलो एल्केन होते हैं वो सुगंधमय होते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए फिर बात करते हैं अपने पास किसकी, अवस्था की बात हम करते हैं, ठीक है। अवस्था के अंदर अवस्था हमने बतानी है कि ठोस है, द्रव है या गैस है, ये अवस्था के बारे में हमने चर्चा करनी है। तो अवस्था के बारे में ध्यान रखना कि जो हमारे पास CH3Cl, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन हम सीख रहे हैं बस, CH3Br, CH3CH2Cl, ठीक है। और इस तरीके के जो छोटे हेलो एल्केन है, क्या है, छोटे हेलो एल्केन, एक है क्लोरोफ्लोरोमेथेन, मतलब ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन एक हो। ये देखो इसमें कार्बन एक है और क्लोरोफ्लोरोमेथेन, इसमें मेथेन है तो मतलब इसमें भी कार्बन एक है, लेकिन ये एक एथिल क्लोराइड है जिसमें कार्बन 2 है। बाकी सभी एक एक कार्बन वाले जो हेलो एल्केन होते हैं, ये सब कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब इनकी अवस्था कौन सी होती है? गैस अवस्था। बाकी जो हेलो एल्केन है वो या तो द्रव होंगे या फिर क्या होंगे? ठोस होंगे। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, रटने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमने ध्यान रखना है कि जो छोटे हेलो एल्केन होते हैं उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है, इसलिए जो है वो इजीली क्या बजाते हैं? वाष्प, मतलब वाष्प में अवस्था में रहते हैं, मतलब गैसीय अवस्था में रहते हैं। जैसे जैसे इनका भार बढ़ता जाएगा ये पास में आते जाएंगे, पास में आते जाएंगे तो ये द्रव और फिर ठोस में बदलते जाएंगे। ये बात हो गई है अवस्था की, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब बारी आ रही है किसकी? क्वथनांक की, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। देखिए क्वथनांक हमने क्या पढ़ना है, अब जो टॉपिक है बहुत अच्छे से सीख लेना, हालांकि मैंने बेसिक में पहले करवा दिया है,
लेकिन साथ साथ जो चलेगा, जिसने जीओसी की है, जो चैप्टर कर रहा है, वो लास्ट तक कोई भी उसका डाउट नहीं रहेगा। पीछे कोई डाउट रह गया तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट वाला अगले क्लास में क्लियर हो जाएगा। मतलब पूरा जब सिलेबस हो जाएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, क्वथनांक मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, जिसको थोड़ा बहुत डाउट है वो अब और सीख ले। क्या? पहली बात तो क्वथनांक होता क्या है? आपने ये पढ़ा है कि भाई वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है। मतलब आपके पास यूं द्रव पड़ा है कि इस तरीके से द्रव के अणु पड़े हैं जो पास पास में पड़े हैं, तो ये द्रव है। आपने इन पास पास पड़े अणुओं को वाष्प में बदलना है। क्या दे करके? ताप दे करके। तो जितने ताप पर ये पास पास पड़े कण जो द्रव अवस्था में है वो वाष्प अवस्था में बदल जाएंगे, उस ताप को हम क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ताप जो क्वथनांक है वो इन दोनों अणुओं के बीच के बंध पर निर्भर कर रहा है कि अगर ये बंध मजबूत होंगे तो ये पास पास में रहेंगे और इनको दूर दूर करने के लिए हमें ताप ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब इसको वाष्प अवस्था में लाने के लिए ज्यादा ताप देना पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में बंध कमजोर है तो थोड़ा सा ताप दोगे तो भी ये पास पास पड़े कण दूर दूर हो जाएंगे, मतलब वाष्प अवस्था में बदल जाएंगे, मतलब क्वथनांक कम होगा। तो जो बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं उनको बात पता लगी कि सर मैं अब एक बात बता सकता हूं कि अगर बंध कमजोर होगा तो क्वथनांक, जिसको हम इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो कम होगा। और अगर बंध मजबूत होगा, बंध जितना मजबूत होगा उसका क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। बस ये कंसेप्ट हमें समझ लेना है कि जब भी हम किसी के क्वथनांक की तुलना करेंगे तो हमें उन अणुओं के बीच के बंध के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो बंध कमजोर हैं या बंध मजबूत हैं। बंध कमजोर होंगे तो क्वथनांक कम होगा, बंध मजबूत होंगे तो क्वथनांक अधिक होगा। तो ये तो होगी बात कंसेप्ट की जो आपके पास बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्योंकि बुक जो है वो आपका सीधा किसको कंसल्ट करती है? सीधा इस बंध को कंसल्ट करती है। हमने इस बंध का रिलेशन क्वथनांक से बना करके बता दिया। चलिए, अब बुक क्या कहती है? देखो कि हमें यह पता लग गया कि क्वथनांक बंध पर निर्भर करता है। अब अगर यह पता लग जाए कि हेलो एल्केनो में बंध कौन सा है तो हम उसके क्वथनांक की बात कर सकते हैं। तो मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं नेक्स्ट जो है बता रहा हूं क्वथनांक के बारे में। देखें, आपके पास दो तरीके की बातें हैं। हेलो एल्केनो में कौन सा बंध पाया जाता है इसकी बात पहले करते हैं। हेलो एल्केन इस प्रकार से होता है RX, मतलब कार्बन श्रृंखला के साथ में हेलोजन जुड़ जाए तो उसको हमें हेलो एल्केन कहते हैं। ये दूसरा RX है, ये भी हेलो एल्केन है। आपको पता है कि हेलोजन जो X होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं यहां पर R की जगह कोई समूह लिख दूं, जैसे अगर मैं लिख दिया यहां पर CH3X लिख दिया और यहां पर भी CH3X लिख दिया। ठीक है, इन दोनों अणुओं के बीच में बंध कौन सा पाया जाता है ये हमें चेक करना है। तो होता क्या है कि हेलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, मतलब उसमें बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर ज्यादा होती है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को X जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इस पर आ जाएगा आंशिक माइनस और इस पर आ जाएगा आंशिक प्लस। इसी प्रकार से इन दोनों में से ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो इस पर आ जाएगा आंशिक माइनस और इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक प्लस। मतलब ये हेलो एल्केन जो बना है इसके अंदर क्या आ गया बच्चों? द्विध्रुव आ गया। क्या आ गया? द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब प्लस माइनस आ गया, मतलब दो ध्रुव बन गए। इसके अंदर भी प्लस माइनस आ गया, इसके अंदर भी क्या बन गया है? द्विध्रुव बन गया है। ठीक है, अब इसका प्लस इसके माइनस को आकर्षित करेगा, इसलिए यहां पर एक दुर्बल बंध बन जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस को आकर्षित करेगा, यहां पर दुर्बल बंध बन जाएगा। इसका मतलब जो हेलो एल्केन के अणु हैं वो इस प्रकार से आपस में बंधे होंगे और ये बंध का नाम क्या होगा? इस बंध का नाम हो जाएगा द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आकर्षण बल।
ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि हेलो एल्केनो में कौन सा बंध पाया जाता है, हेलो एल्केन अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। और ये द्विध्रुव बना कैसे, हैलोजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण। ठीक है, तो इस बंध के कारण जो है एक बात हो गया कि ये द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। अब अगर मैं सिंपल हाइड्रोकार्बन की बात करता, सिंपल हाइड्रोकार्बन तो CH4 है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन है और ये हेलो एल्केन है, तो इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? अरे हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ सामान्य वान डेर वाल्स बल पाया जाता है और जो हेलो एल्केन होते हैं उसके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, और ये द्विध्रुव आकर्षण बल ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए हेलो एल्केनों का क्वथनांक जो है वो अधिक होता है। तो आपसे अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए क्या कि हेलो एल्केनों का क्वथनांक, हेलो एल्केनों का क्वथनांक जो है वो संगत हाइड्रोकार्बनों से अधिक होता है, क्यों? संगत हाइड्रोकार्बनों से अधिक होता है, क्यों? अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, होता है क्यों? तो आप कहेंगे आंसर होगा क्योंकि हेलो एल्केनों में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है और हाइड्रोकार्बनों में सामान्य वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं, सामान्य वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं, वान डेर वाल्स बंध पाए जाते हैं। और वान डेर वाल्स, सामान्य वान डेर वाल्स बंध से द्विध्रुव आकर्षण बल वाला जो वान डेर वाल्स बंध है ये अधिक मजबूत होता है, इसलिए हेलो एल्केनों का क्वथनांक अधिक होगा हाइड्रोकार्बनों से। अगर आपको एक शब्द में उत्तर देना है तो आप कहेंगे क्योंकि हेलो एल्केनों में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, ऐसा बना करके बता देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। चलिए एक बात तो हो गई। अब दूसरी बात यह है कि अगर अभी तो हमने तुलना किसकी की है, हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन की, मतलब CH4 और CH3X के बीच में तुलना करी है, लेकिन अगर हेलो एल्केनों के बीच में ही तुलना करनी हो क्वथनांक की, कि भाई कई सारे हेलो एल्केन लिख दिए, उनमें से पूछ लिया कि बताओ किसका क्वथनांक अधिक होगा, किसका कम होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन लिख ही देता हूं और फिर कंसेप्ट भी बनाता जाऊंगा। साफ कर देता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। हेलो एल्केनों में कौन सा बंध पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। चलिए बच्चों, अब हमने क्या करना है कि आपको इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखें। ये 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। एक तो यूं दिया होगा CH3Cl, या मैं ऐसे लिखता हूं CH3F, फिर लिखा होगा CH3Cl, CH3Br और CH3I। इनको कहेगा इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। दूसरा आपको क्वेश्चन कहेगा कि ये लिखेगा CH3Cl, CH3CH2Cl और तीसरा है CH3CH2CH2CH2Cl, कहेगा इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। तीसरा ऑप्शन आपको कहेगा कि भाई मैंने लिखा CH3CH2CH2 और एक और लिख देता हूं CH2 और Cl। एक मैंने लिखा CH3CH3 और CH2 और Cl। एक मैं और लिख रहा हूं, मैंने लिखा CH3CH3 और Cl। इसको भी कहेगा कि इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, तो आपको इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम का जो क्रम बनाना है उसके लिए एक कंसेप्ट सीख लो। क्या कि क्वथनांक जो है ना, एक तो कंसेप्ट ये है कि अणु भार जो होता है वो समानुपाती होता है क्वथनांक के, कि जैसे जैसे किसी अणु का भार बढ़ेगा उसमें वान डेर वाल्स बंध मजबूत हो जाएंगे और वान डेर वाल्स बंध मजबूत हो जाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अणु भार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। अब अणु भार कैसे बढ़ेगा? अगर कार्बन की संख्या किसी हेलो एल्केन में, ये सारे के सारे हेलो एल्केन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है,
तो इनके अंदर ये पहला देखें तो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। अब देखें कार्बन तो एक जितने ही हैं, लेकिन बदल कौन रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये बदल रहे हैं तो इन हेलो एल्केन फ्लोरीन से क्लोरीन 12 होता है, क्योंकि इसका अणु भार, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है, इसका 9 है। ठीक है, ये 12 है, ये और 12 है, ये और 12 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हेलो एल्केनो में जो हैलोजन है उसका भार बढ़ता जा रहा है, तो इस पूरे अणु का भार बढ़ता जा रहा है, और अणु का भार बढ़ता जाएगा तो क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है इसके क्वथनांक का बढ़ता क्रम ये वाला होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसमें हैलोजन का अणु भार बढ़ रहा है। हैलोजन का भार जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए जो है क्वथनांक भी क्या हो गया? बढ़ रहा है। क्लियर होगी एक बात अपने को? चलिए अब दूसरा जो है, आप देखें कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 1, इसमें कार्बन कितने हो गए? 2, इसमें कार्बन कितने हो गए? 4। मतलब कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, तब भी तो भार बढ़ता जा रहा है, और हमने कह दिया कि भैया भार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें भी कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्वथनांक जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके क्वथनांक का बढ़ता क्रम ये होगा। इसके अंदर क्या है? इसका कारण क्या होगा? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की संख्या जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ रही है, और कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक होगी बात? चलिए अब तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में जो इस हैलोजन कैसे है? Cl है, Cl है, Cl है, तो हैलोजन तो एक जैसे हैं। फिर हमने कार्बन देखे, कार्बन 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4। ठीक है, चारों में ही कार्बन भी बराबर है, हैलोजन भी बराबर है। अब हम क्या करें? हम कैसे पता लगाएं कि किसका क्वथनांक अधिक होगा? तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? हम ये कर सकते हैं कि अगर समावेवी एल्केन हो, क्या हो? समावेवी हेलो एल्केन हो, हेलो एल्केन। समावेवी हेलो एल्केन कौन से होते हैं? जिनका अणु सूत्र समान हो। इसमें भी 4 कार्बन, एक क्लोरीन है, इसमें भी 4 कार्बन, 1 क्लोरीन, इसमें भी 4 कार्बन, 1 क्लोरीन है। इसका मतलब यह हुआ कि इन सब का अणु सूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र इन तीनों का अलग अलग है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे? समावेवी होंगे, और इन तीनों को हम समावेवी हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, अगर सामान्य बात समावेवी हेलो एल्केन नहीं समझ में आए तो ये समझ लो कि भैया जिसके अंदर कार्बन संख्या क्या हो? एक जितनी हो, और हैलोजन जो है वो अलग अलग हो, तो हम उसके क्वथनांक का क्रम कैसे बनाएंगे? तो ऐसी स्थिति में ये देख लेना बच्चों कि भाई दूसरा पॉइंट है कि समावेवी हेलो एल्केनों में जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा शाखाओं की संख्या के, शाखाओं की संख्या के, कि जिसमें शाखाएं ज्यादा होगी उसका क्वथनांक कम होगा, और जिसमें शाखाएं कम होगी उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर यू मुख्य श्रृंखला देखूं तो इसके अंदर कोई भी, ये मुख्य श्रृंखला है, इसमें कोई भी साथ में शाखा ब्रांच कोई नहीं निकली हुई। अगर इसके अंदर देखो तो ये मुख्य शाखा है। ठीक है, क्लोरीन को चाहे साथ में ले लो, अभी हम कोई नामकरण तो कर नहीं रहे। ठीक है, तो आप यूं लिख सकते हो कि भाई ये भी इसके अंदर अपने पास क्या है? ये सीधी श्रृंखला है, और इसके अंदर एक जो है ये CH3 वाली एक साइड में शाखा निकली हुई है, और इसके अंदर जो है अगर अपने मैं इसको सीधी श्रृंखला मानूं तो इसके अंदर कितनी शाखाएं निकली हुई है? 2 शाखाएं निकली हुई है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा कि इसकी शाखा वैसे मुख्य श्रृंखला तो ऐसे गिनी जाएगी, अगर आप नामकरण में आपने सीखी है तो इसकी मुख्य श्रृंखला ऐसे गिनी जाएगी। ठीक है, और इसमें शाखाएं कितनी मानेंगे हम? 1 और 1 2, इसमें 2 शाखाएं निकली हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये चारों के सूत्र, अणु सूत्र तो समान है, लेकिन इसमें शाखा कोई नहीं है, इसमें शाखा 1 है, इसमें शाखाएं 2 हैं। तो जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी क्वथनांक उतना कम होगा। तो इसमें शाखाएं 2 है, इसलिए इसका क्वथनांक कम होगा, तो कम होगा तो इसका सबसे कम वाला निशान बनेगा ये वाला। और इसके अंदर एक शाखा है तो इसके अंदर इसका क्वथनांक जो है पहले वाले से ज्यादा होगा, और इसके अंदर कोई शाखा नहीं है इसलिए इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो है क्वथनांक का क्रम रहेगा। ठीक है, इसका क्वथनांक सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें शाखाएं ज्यादा है, शाखाएं ज्यादा होती हैं तो क्वथनांक कम होता है।
ठीक है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे कम है और इसमें कोई शाखा नहीं है, शाखा नहीं है तो क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। लेकिन ये बात तब लगेगी जब कार्बन संख्या सारों में क्या हो, एक जितनी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये बात हो गई क्वथनांक की। अब ये जो मैंने आपको दो सूत्र बताए हैं कि अणुभार समानुपाती क्वथनांक के और क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती शाखाओं की संख्या के, ये जो सूत्र है ना, ये सभी लेसन में लगेगा, गौर कर लेना। हेलो, जो इसके बाद कौन सा लेसन है, एल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें भी लगेगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी लगेगा, एमीन में भी लगेगा, सब में लगेगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि ये तब लगेगा जब क्वथनांक की तुलना एक जैसे अणुओं के बीच में करी जानी हो। जैसे सारे ही हेलो एल्केन है, हेलो एल्केनों के क्वथनांकों की तुलना करनी है तो यही वाले दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे। अगर सारे अल्कोहल होते और उनके क्वथनांकों की तुलना करनी होती तब भी यही फॉर्मूले काम में आते। ठीक है, तो एक जैसे अणुओं के क्वथनांकों की तुलना जब करनी हो तो हम अणुभार समानुपाती क्वथनांक के और क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती शाखाओं की संख्या की ये दो फॉर्मूले काम में लेते हैं हमेशा ही, चाहे वो कोई भी अणु हो। ये होगी बात क्वथनांक की। इस पर हम अपने अभी एक प्रश्न भी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज और देख लें, क्या कि अगर बात करें इसके घनत्व की, छठा पांचवा पॉइंट घनत्व की, तो घनत्व का भी सिंपल यही फॉर्मूला है। ठीक है, घनत्व भी जो है वो अणु भार के समानुपाती होता है, जितना भार बढ़ेगा घनत्व उतना बढ़ेगा, और जितना क्वथनांक बढ़ेगा, जितना शाखाओं की संख्या बढ़ेगी उतना घनत्व घटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर कह दे, इनको कह दे कि इनके क्वथनांक के घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखो तो यही घनत्व का बढ़ता क्रम होगा, इनको घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखो तो भी यही होगा, और इनको घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखो तो सबसे कम उससे ज्यादा ये घनत्व का बढ़ता क्रम होगा। मतलब क्वथनांक और घनत्व जो है आपने एक जैसे चलाने हैं, जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा, और जिसका क्वथनांक कम होगा उसका घनत्व भी कम ही होगा। अपने जो है इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए, अब इसके अंदर जो आपको साफ कर दूं मैं, चलिए, हाँ, गलनांक और विलेयता की बात करता हूं, इससे पहले ये साफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही शानदार चीज है ये। देखें कि मैं इसके बात करूं गलनांक की, उससे पहले ये पाठ्यनीति प्रश्न 10.6 कर लेते हैं अपने। क्या कहता है पाठ्यनीति प्रश्न 10.6? देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, और कुछ नाम दे रखे हैं, फॉर्मूले नहीं दे रखे, नाम दे रखे हैं, मैं उन नाम को लिख रहा हूं। पहला लिख रखा है ब्रोमोमेथेन। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, ब्रोमोमेथेन। दूसरा दे रखा है कि आपको पास ब्रोमोफोम, क्लोरोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन। एक दे रखा है ब्रोमोफोम। ठीक है, एक दे रखा है क्लोरोमेथेन, और एक दे रखा है डाइब्रोमोमेथेन। ठीक है, और कह रखा है कि इनको क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है। तो आपको ब्रोमोमेथेन लिखना है तो पहले इन सब के फॉर्मूले लिख लो। फॉर्मूले लिखोगे CH3Br, ये है ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोफोम क्या होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना, CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, उसी तरीके से CHBr3 को हम ब्रोमोफॉर्म कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होगा। क्लोरोमेथेन, मेथेन का मतलब एक कार्बन, क्लोरो मतलब Cl, तो CH3Cl हो जाएगा। डाइब्रोमोमेथेन, मेथेन का मतलब एक कार्बन और डाइब्रोमो का मतलब 2 Br जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात हो जाएगी। अब इनको हमने क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। ये पाठ्यनीति एनसीईआरटी बुक का पाठ्यनीति प्रश्न 10.6 में करवा रहा हूं आपको। इसके 2 पॉइंट है, एक ए और एक बी है। पहला मैं ए क्लियर करवा दूं, फिर बी भी करवाता हूं। देखें तो आपको जब देखो सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे हैं हेलो एल्केन, क्योंकि उसमें या तो कार्बन है और या उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है।
ठीक है। तो हेलो एल्केनो को ही क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लगाना है तो आपको अणुभार समानुपाती क्वथनांक और अणुभार व्युत्क्रमानुपाती शाखाओं की संख्या वाला फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें शाखाओं वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पर फॉर्मूला लगेगा क्या, अणुभार समानुपाती क्वथनांक का, कि जिसका भार ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा। अब इन दोनों में पहले देखें कि इसके अंदर एक बीआर जुड़ा हुआ है, इसके अंदर 3 बीआर जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इससे इसका भार ज्यादा है। इसके अंदर एक सीएल जुड़ा हुआ है, तो बीआर से सीएल हल्का होता है, इसलिए इसका भार कम होगा, भार कम होगा तो क्वथनांक कम होगा। और इसमें जो है इसके अंदर जो है 2 बीआर जुड़े हुए हैं, तो 2 बीआर एक से ज्यादा है, जिसका भी भार ज्यादा है। तो मैं एक क्रम बना रहा हूं, मुझे बताना कि क्या आपको समझ में आ गया क्या। ठीक है, समझ में आ जाए तो लाइक कर देना वीडियो भाई। देखो ये क्या हो जाएगा, CS3Cl, सीएल हल्का है तो पहले आ गया, अब फिर आ गया CS3Br, ठीक है, क्योंकि Cl से Br जब भारा होता है इसलिए अणुभार ज्यादा तो क्वथनांक भी ज्यादा। अब Br से इसके अंदर 2 Br जुड़े हुए हैं, तो ये आ गया CH2Br2, ये इससे ज्यादा हो जाएगा। और इसके अंदर 3 Br जुड़े हुए हैं, तो ये इससे भी ज्यादा हो जाएगा CHBr3। तो ये होगा इसके क्वथनांक का बढ़ता क्रम। पाठ्यनीति प्रश्न 10.6। अगर किसी के बुक में ये क्वेश्चन नहीं है तो मुझे ये बता दो कि आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आंसर लिखा हुआ है, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आपकी बुक में लिखा हो, सीधा पेपर में ही लिखा है आ जाए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्वथनांक तो पढ़ाया गया है ना आपकी बुक में, चाहे आप किसी भी बोर्ड से आपको क्वथनांक पढ़ाया गया है ना, तो आपको ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो अधिकतम क्वेश्चन बहुत करवाती है, इसलिए जो है जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक की गहनता हमें समझ में आ जाती है। देखो अब आपने जो पहले अपने क्वथनांक का जो टॉपिक पढ़ा जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, अगर मैं वही पढ़ा करके आगे बढ़ जाता तो शायद ये क्वेश्चन आपसे ना होता। अब आपको ये क्वेश्चन जो है उसमें से अलग एक और कंसेप्ट समझा दिया है कि यार हैलोजन की संख्या बढ़ेगी तब भी तो भार बढ़ेगा। इसमें Br1 है, इसमें Br2 है, इसमें Br3 है, तो 1, 2 और 3 भार बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बातें जो है वो क्वेश्चन करने पर ही हमें समझ में आती हैं। चलिए एक क्वेश्चन तो ये ए पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन का 10.6 का। एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं इसको साफ कर देता हूं और अगला क्वेश्चन लिखता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर ये वाला है आपका। ठीक है, पहले फॉर्मूला बनाना है फिर आंसर बनाना है। चलिए देखो बी नंबर प्रश्न जो इसका दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, ये कहता है कि निम्न को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो, और इस बार आपको दे दिया 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपिल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये कह रहा है, एक तो कह रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन है भाई, दूसरा ये कह रहा है आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिख रहा है कि इसको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो, और फिर तीसरा कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन, इनको कह रहा है कि आप क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को देखो तो यहां पर भी क्लोरो है, यहां पर क्लोराइड है, यहां पर भी क्लोरो है, मतलब हैलोजन तो सारों में Cl 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 ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको क्वथनांक के इसकी तुलना करनी है तो आपको समझ में आ गया कि भैया इसमें कार्बन की संख्या का लोचा है, क्योंकि हैलोजन तो सब में क्या है, एक जितने हैं, एक जैसे हैं, सब में Cl Cl है। तो आप पहले इसका फॉर्मूला बनाएं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, तो एक CH3CH2CH2 3 कार्बन हो गए, और एक नंबर पर Cl जोड़ दो तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन हो गए। दूसरे में आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब याद करो आइसोप्रोपिल क्या था कि भाई प्रोपिल का मतलब 3 कार्बन, 1 2 और 3, ठीक है, और क्लोराइड मतलब Cl, तो इस तरीके से हाइड्रोजन पूरे कर लो, CH3CH3H, ये आइसोप्रोपिल हो गया। आइसोप्रोपिल कब होता है, जब शाखित कार्बन के दोनों तरफ CH3 हो, मतलब जिस कार्बन से शाखाएं निकली हुई हो उसके दोनों तरफ CH3 समूह है, तो इसको एक जैसे समूह है तो इसको हम आइसो समूह कहते हैं, और इसके साथ 3 कार्बन है इसलिए इसको आइसोप्रोपिल संख्या कह दी, और जुड़ा कौन हुआ है, Cl, तो क्लोराइड हो गया, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब चौथा ये कह रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, और सीधे सारे सीधे जुड़े हुए हैं, और 1 पर Cl जुड़ा हुआ है,
तो आप बना लेंगे CH3 CH2 और CH2 CH2 और Cl। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब इनको अपने में क्वथनांक के बढ़ते क्रम में बनाना है। तो आप जान लें कि इसमें आपने सीखा है कि अणु भार समानुपाती होता है क्वथनांक के। भार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, और भार कब बढ़ेगा? जब कार्बन की संख्या बढ़े। तो यहां पर तो कार्बन कितने हैं? 3, यहां पर कार्बन कितने हैं? 3, और यहां पर कार्बन कितने हैं? 4। तो इसका मतलब है इसका क्वथनांक इन दोनों से ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों में 3 कार्बन है और इसमें 4 है। तो एक बात तो क्लियर होगी कि इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, अब बारी आती है इन दोनों की। इनमें दोनों में 3 कार्बन है। तो जब दोनों में एक बराबर कार्बन होते हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? शाखाओं की संख्या वाला, और कहते हैं कि जिसमें शाखाएं ज्यादा है उसका क्वथनांक कम है। तो इसके अंदर एक शाखा निकली हुई है, तो इसका क्वथनांक जो है वो कम होगा, इसका ज्यादा होगा और इसका सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर हमारा इस तरीके से बनेगा कि सबसे कम क्वथनांक इसका, उससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तीनों का क्वथनांकों का बढ़ता क्रम आ जाएगा, और पाठ्यनीति प्रश्न 10.6 जो है आपका हो गया है कंप्लीट। चलिए, और इधर देखें तो आपका क्वथनांक और घनत्व ये वाले टॉपिक भी हो गए हैं कंप्लीट। अब बारी है किसकी? गलनांक की। ठीक है, तो गलनांक की बात हम करते हैं। आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और फिर बारी है गलनांक की। चलिए देखो, अगर तो आप टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी सीखते हैं तभी आपकी पूरी जो है तैयारी होती है। अगर आप सिर्फ टॉपिक पढ़ते जाते हो तो आपकी तैयारी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो जरूरी नहीं है कि आपका दिमाग उस टॉपिक जो पढ़ा हुआ है उसके कंसेप्ट को उठा करके क्वेश्चन पर लगा सके। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो आपका दिमाग उस रास्ते में चले, उस रास्ते में दौड़े, ये संभव है। लेकिन अगर आपने वैसा क्वेश्चन ही नहीं किया तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस कंसेप्ट का या इस थ्योरी में जो ये टॉपिक है इसका ये कंसेप्ट यहां पर लगाया जाएगा। ठीक है, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। इसलिए हमारे चैनल पर ये चीज आपको उपलब्ध होगी कि एक टॉपिक पर जहां जहां क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल दे रखा है, चाहे वो पाठ्यनीति प्रश्न दे रखा है, चाहे वो अभ्यास प्रश्न दे रखा है, वो सारे मैं आपको करवाता हूं, चाहे वीडियो बड़ी हो चाहे छोटी हो। ठीक है, तो आप जो है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस पहले भी हो चुका है और आगे भी मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वीडियो डाल रहा हूं, जिससे आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। चलिए, अब बारी है गलनांक की। तो गलनांक जो बात है इसको समझ लें। गलनांक भी इसी बात पर काम करता है। गलनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है। मतलब ठोस पड़ा है, आप उसको ताप दोगे तो वो ठोस द्रव में बदल जाएगा। जितने ताप पर वो ठोस जो है वो द्रव में बदला तो उस ताप को हम क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदला तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक हो जाएगा, 50 पर बदला तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब ठोस के अणु पास पास में होते हैं, द्रव के दूर दूर होते हैं। तो यहां पर भी अपने ने वही काम करना है कि जो पास पास पड़े कण हैं उनको दूर दूर करना है ताप दे करके। तो यहां पर भी एक बात तो यही लगेगी कि जो अणु भार है वो समानुपाती होता है गलनांक के। गलनांक को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए मैंने इसको MP लिख दिया। अणु भार मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और जुड़ती है जिसका नाम है सममिति। क्या है? सममिति। कि सममिति अधिक होती है अगर कोई अणु सममित है। सममित का मतलब सिमेट्रिक, बिल्कुल उसकी जो मतलब बांका टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि बताओ मैंने एक तो अणु ये बनाया है और एक मैंने ये बनाया है, ऐसे बताओ दोनों में से सममित कौन सा है? तो सममित तो भाई यही वाला है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो बिल्कुल सीधा सीधा है वो क्या है? सममित है। तो सममिति जिसकी अधिक है उसका वो अणु जो है वो क्या होगा? अधिक संकुलित होता है। ठीक है, मतलब वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, मजबूत संरचना बनाता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अधिक होता है। ठीक है,
अब इसके अंदर जो है वो आपको एक चीज ही ध्यान देनी है, एक क्वेश्चन भी यही है, जो आपका अभ्यास प्रश्न 10.18 है वो भी यही है और टॉपिक भी यही है। क्या कि इस तरीके से 3 समावेवी हैं क्लोरोबेंजीन के। एक तो यहां पर Cl, अब इसके साथ वाली स्थिति ये कौन सी होती है, ऑर्थो। ऑर्थो स्थिति पर Cl जोड़ दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और अगर मैंने यूं कर दिया कि ये बेंजीन और यहां पर Cl जोड़ दिया, ये ऑर्थो स्थिति थी, ये मेटा, मतलब यहां पर Cl जोड़ दिया तो ये मेटा क्लोरोबेंजीन हो जाएगी। और अगर मैंने ऐसे कर दिया कि ये बेंजीन और इसके यहां पर Cl जोड़ दिया और यहां पर Cl जोड़ दिया तो ये हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। और क्वेश्चन ये है कि ऑर्थो व मेटा की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक अधिक होता है, क्यों? ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि दिनों का अणुभार तो समान ही है, क्योंकि बेंजीन 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 और 2-2 Cl सब में है, तो अणुभार तो समान ही है, इसका मतलब अणुभार वाला कंसेप्ट तो नहीं लगेगा। फिर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? सम्मिति वाला। ठीक है, कि इसके अंदर ये देखो बिल्कुल सम्मित है, सीधा सीधा है, इसके अंदर यहां शाखा के बाद साइड में निकल गई, बिल्कुल इसके ऑपोजिट निकलती तो ये एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनती, लेकिन ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, और ये देखो बिल्कुल सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये वाली सारी बातें बोल देंगे क्या कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अधिक सम्मित होता है, अधिक सम्मित होने की वजह से अधिक इसके क्रिस्टल जो है वो अधिक संकुलित होते हैं और अधिक संकुलित होने के कारण इसका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, तो ये अभ्यास क्वेश्चन 10.18 जो है वो यही क्वेश्चन है। ये कहता है कि ऑर्थो व मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है वो इसका गलनांक अधिक होता है, क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि इसकी सम्मिति अधिक होती है, सम्मिति अधिक होने के कारण इसके क्रिस्टल अधिक संकुलित होते हैं, अधिक संकुलित होने के कारण इसका गलनांक अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया और गलनांक टॉपिक भी हो गया। चलिए भाई बच्चों, अब हम बात करते हैं विलेयता की। आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। चलिए देखो, स्क्रीनशॉट लेते जाए, बहुत छोटी छोटी, आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं है, आपको जितने स्क्रीनशॉट लिए वैसा का वैसा लिखते जाओ, आपका टॉपिक हो रहा है, आपके यही नोट्स हैं। आप लाइन पूरी लाइन ही लिखते हो, का की के है हा ही लगा करके, तो उससे नोट्स नहीं बनते, नोट्स शॉर्ट नोट्स ही होते हैं। जिसको ऐसे नोट्स वो होने चाहिए जिनको हम पेपर टाइम में फटाक से उस पेज को देखें और हमें वो सारी कहानी समझ में आ जाए। नोट्स ये होते हैं। ठीक है, तो आप जो है अपने हिसाब से इन जो मैं लिखता हूं उसको ऐसे लिख डालें कि भाई जब आपका एग्जाम आए तो आप पेज खोलो, आप पेज को सिर्फ देखो, पढ़ो नहीं, सिर्फ देखो, और आपको पता लग जाए कि इस टॉपिक में क्या था और क्या क्या क्वेश्चन थे, मुझे कैसे कैसे आंसर करने थे। क्लियर? चलिए अब बारी है विलेयता की, जो कि आपको बहुत ही शानदार बात सिखा के जाने वाली है। देखो विलेयता, विलेयता का मतलब क्या है कि आपको हेलो एल्केन को जल में घोलना है। किसी भी विलायक में घोलना है, लेकिन पहले जल में घोलते हैं। आपको हेलो एल्केन को जल में घोलना है। तो क्या होगा जब हम जल में घोलेंगे, तो क्या प्रक्रिया होगी? गौर करना। देखें कि आपके पास ये पात्र पड़ा था, बहुत शानदार चीज बना रहा हूं जो आपको हमेशा काम में आने वाली है। ठीक है, ये आपके पास क्या पड़ा था? पात्र, और इस पात्र के अंदर जल पड़ा था H2O। H2O जल पड़ा है। देखो जल का रंग मैंने नीला बनाया है, नीला बनाया है। ठीक है, मैं इतना ही बना लेता हूं जल। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, सारे में जल पड़ा है, लेकिन इतना बना लेंगे बहुत है। अब इस जल के अंदर H2O और H2O के अंदर अगर मैं H2O और H2O बनाऊं इस तरीके से, H2O और H2O, इसके बीच में जो बंद होता है वो हाइड्रोजन बंद होता है। कौन सा बंद होता है भाई? ये वाला बंद कौन सा होता है? हाइड्रोजन बंद होता है। इसको आप ध्यान रखें कि जब हाइड्रोजन दो अधिक विद्युतऋणी परमाणु ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया तो एक दुर्बल बंध बन जाता है, जिसको अपने हाइड्रोजन बंध कहते हैं। मतलब यहां पर जल और जल के बीच में हाइड्रोजन बंध है, और ये जल और जल के बीच में जो हाइड्रोजन बंध है वो कैसा होता है? परबल होता है। परबल मजबूत हाइड्रोजन बंध होते हैं। जब हम इसके अंदर हेलो एल्केन घोलेंगे, RH घोलेंगे, ठीक है, तो क्या होना जरूरी है? इधर गौर करना। ये रहा पात्र,
अब इसके अंदर ये RX इसके अंदर घुले, इसके लिए जरूरी है कि इनके बीच का बंध टूटे, ये बंध टूटे और इनके बीच में RX आ जाए, इसके बीच में भी RX आ जाए। तो क्या होगा कि इस तरीके से बात बनेगी कि जल H2O और H2O और H2O, ठीक है। अब इसके बीच में कौन आ जाए, RX, क्योंकि हम इसके अंदर किसको बोल रहे हैं, RX को बोल रहे हैं, RX और RX, ठीक है। इस तरीके से जब ये आ जाएगा और इसके साथ जब बंध बना लेगा तो ये जो है हम कहेंगे कि ये RX जो है इस जल में घुल गया है, ठीक है। पात्र यूं छोटे छोटे कर लो, ऐसे कर लो, ये लो, ठीक है। अब हम कहेंगे कि इस जल के अंदर ये RX घुल गया है, जब RX इन जल और जल के बीच में आ जाएगा तब हम कहेंगे ये RX जल में घुल गया है। यहां पर जो बंध बन रहा है ना, यहां पर बंध, यहां भी हाइड्रोजन बंध ही बनेगा, लेकिन वो हाइड्रोजन बंध जो है वो कमजोर बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब हाइड्रोजन आता है तब हाइड्रोजन बंध मजबूत बनता है, लेकिन जब कोई और फ्लोरीन के अलावा कोई हैलोजन आ जाए तो जो है वो हाइड्रोजन बंध जो है यहां पर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और दूसरा कारण ये भी है, चाहे फ्लोरीन भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे एल्किल समूह है, आर के कारण जो है, किसके कारण, एल्किल समूह के कारण। आर क्या है, एल्किल समूह के कारण, समूह के कारण जो है यहां पर हाइड्रोजन बंध जो है वो कमजोर बनता है, यहां पर हाइड्रोजन बंध जो है वो मजबूत बन रहा था, ठीक है। तो जल और जल के बीच में तो बंध था मजबूत। अब कहानी समझे भाई, देखो यहां पर हाइड्रोजन बंध था परबल, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ोगे तो क्या लगेगी, अधिक ऊर्जा लगेगी, क्योंकि बंध मजबूत था, ठीक है। क्या था, बंध तोड़ने में जो है वो अधिक ऊर्जा लग रही थी, ठीक है। अब जब इसमें हेलो एल्केन घुला, तो जब यहां पर बंध बने तो कमजोर बंध बने, कमजोर बंध बने तो कम ऊर्जा निकलेगी, कम ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। आप एक बात समझ ले पहले कि बंध जब बनता है तो ऊर्जा निकलती है, और बंध जब टूटता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। तो ये बंध तोड़ा तो यहां पर हमें ऊर्जा दी, हमने कितनी ऊर्जा दी, मान लो मैंने यहां पर 100 कैलोरी ऊर्जा दी, ठीक है, इन बंधों को तोड़ने के लिए। जब ये RX इसके अंदर घुला तो यहां पर बंध बना, और जो बंध बना वो कमजोर था, कमजोर बंध बनेगा तो ऊर्जा कम निकलेगी, मान लो निकली 50 किलो, 50 कैलोरी ऊर्जा निकली। हमने लगाई कितनी, 100 कैलोरी, निकली कितनी, 50 कैलोरी। इसका मतलब आप 50 कैलोरी ऊर्जा एक्स्ट्रा लगाओगे तब RX घुलेगा, अपने आप RX नहीं घुलेगा, ठीक है। तो आप 100 माइनस 50 करोगे तो प्लस का 50 आएगा, इसका मतलब है प्लस 50 कैलोरी ऊर्जा आपने दी है, ठीक है, लगाई है इसमें। तो इसका मतलब है RX का जल में घुलना एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। इसके अंदर जो है ऊर्जा लगती है इसको घोलने में, ठीक है, ऐसे अपने आप नहीं घुलता, इसलिए हम कहेंगे कि RX जल में नहीं घुलता या बहुत ही कम घुलता है, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि हेलो एल्केनों की जल में विलेयता को समझाओ, तो आप क्या कहोगे, जल और जल में परबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। जब RX इसमें घुला जाता है तो H2O और H2O के बीच के परबल हाइड्रोजन बंध तोड़ने पड़ते हैं, इसलिए अधिक ऊर्जा लगेगी। और जब RX इसके अंदर घुलेगा तो H2O के साथ जो बंध बनाएगा वो दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाएगा, कमजोर हाइड्रोजन बंध बनाएगा, इसलिए जो है ऊर्जा निकलेगी और वो कमजोर बंध के कारण कम निकलेगी। तो ऊर्जा लगाई तो ज्यादा, निकली कम, इसका मतलब है हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है, कितनी, 50 कैलोरी, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें ऊर्जा लग रही है, तो कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी, वैसे भी आप ध्यान रखें एक बात का कि कोई चीज किसी दूसरे चीज में तभी घुलती है जब ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो। यहां पर तो कैसा हो गया, ऊष्माशोषी प्रक्रिया होगी, और शोषी प्रक्रिया होगी तो ये हेलो एल्केन जल में नहीं घुलेगा, ठीक है। अगर बात करें किसी और विलायक की, जैसे कार्बनिक विलायक की, तो कार्बनिक विलायकों में ये विलय होता है, कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, इस तरीके के जो कार्बनिक विलायक है उसमें तो ये हेलो एल्केन घुल जाता है, लेकिन जल में नहीं घुलता, कारण आपके सामने है,
ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 के 7 पॉइंट हुए आपके कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लैंग्वेज जो है आपको बुक में लिखी हुई है, ये बुक में आप पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी बात एज इट इज लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तो आज की बात हुई कंप्लीट दोस्तों। भौतिक गुण हो गए हैं कंप्लीट, बनाने की विधियां भी हो गई हैं कंप्लीट। लेकिन बनाने की विधियों में एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन पाठ्यनीति प्रश्न 10.5, वो क्वेश्चन मैंने एक आपको करवाना है, जिसके बाद अब तक के जितने भी टॉपिक हो गए उनके सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वो एक टॉपिक, एक क्वेश्चन मैंने 10.5 करवाना है, उसके बाद ये सारी बातें हो जाएंगी और फिर हम शुरू करेंगे इसके रासायनिक गुण। ठीक है, हेलो एल्केनो हेलो एरेनो के रासायनिक गुण। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।